Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic of class 10th SST book history chapter number 2 जिसका कि हम लोग पार्ट 1 मतलब हाफ चैप्टर कवर कर चुके हैं। हाफ चैप्टर में थोड़ा सा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे की चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली बच्चा पिछले सारे चैप्टर में जितने भी पिछले सारे चैप्टर की जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब जो नेशनलिज्म इन इंडिया में जितने सारी चीजों को हम लोग ने स्टडी किया था वो सारे टॉपिक्स क्या हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो जो खिलाफत वॉर को हम लोग ने पढ़ा था, ठीक, किस तरीके से बहुत सारे मूवमेंट आए उस चीज को पढ़ा। रॉलेट एक्ट को हम लोग ने स्टडी किया था, ठीक, रॉलेट एक्ट होता क्या है और उसका जो इम्पैक्ट था वो किस तरीके से पड़ा, ठीक, उसका इम्पैक्ट पड़ा डायरेक्टली जलियांवाला बाग मैस्केयर, ठीक, जलियांवाला बाग में जो भी मीटिंग आई थी, ठीक, वो किस चीज के लिए थी, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही थी, ठीक। तो उसकी वजह से कितनी सारी चीजें हुई, ठीक, लोग मारे गए, प्लस देखो जलियांवाला बाग में तो मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी गांधी जी ने, प्लस उसमें फेयर भी था। तो उसी में ही जब जनरल डायर वहां पे पहुंचे, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप से फायरिंग के लिए बोल दिया। तो ट्रूप्स ने फायरिंग स्टार्ट करवा दी और कुछ ही देर में लोग, अच्छे खासे लोग मर गए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर किसके अगेंस्ट था, वो बहुत ही बड़ा मैस्केयर था, ठीक। अब हम लोग को थोड़ा सा उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करना है बच्चा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीजें लिखी है कि डिफरिंग करना है स्ट्रेंथ्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखो जो मूवमेंट हुई थी टाउन्स में, टाउन्स मतलब जो लोग इलाके होते हैं ना, ठीक, और सिटीज में, सिटीज मतलब शहर, ठीक। तो जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, देखो जितने भी मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, उन लोगों ने मूवमेंट लीड किया था। कहाँ पे? टाउन्स में लीड किया था बच्चा पार्टी, और सिटीज में लीड किया था। देखो ध्यान से सुनो, दिमाग से अच्छे से, ठीक, कि एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। जितने सारे बच्चा यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेंगे ना, वो सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, ठीक। और हम लोगों ने मतलब इस टाइप से इसको क्रिएट किया है कि आप लोग को एज अ क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा है, टॉपिक भी है, क्वेश्चन के साथ पूछा गया है, पॉइंट्स से सारे हैं, ठीक। जब भी आप एग्जाम में अगर पॉइंट्स वाइज किसी चीज को लिखोगे तो आपका अच्छा खासा इंप्रेशन बनता है, ठीक। पॉइंट्स वाइज लिखना क्यों है, मैं हर बार हर एक वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी आप अपने एग्जाम में एज अ पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो इंप्रेशन, फर्स्ट थिंग इज दैट इंप्रेशन, ठीक, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप पॉइंट्स वाले चीज लिखोगे ना तो आपका इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदा पढ़ के आया है। थर्ड थिंग इज दैट कि जब बंदा पढ़ के आया है तो वो मेन पॉइंट्स को लिख रहा है विद द पॉइंट, ठीक। जब आप पॉइंट्स लगा के कुछ चीजों को लिखोगे ना तो उसको एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बंदा मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। और कोशिश ये करना कि जितने भी बड़े बड़े वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो एग्जाम में, तो एग्जाम एक हाईलाइट, एक होता है ना पेन से हाईलाइट कर देना उस चीज को, ठीक है। आफ्टर हाईलाइट के बाद उसको, उस वर्ड को थोड़ा सा समझा देना, ठीक। जैसे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करो तो उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे ऐसे हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े हैं, ठीक। उसके मीनिंग्स भी आपके बुक में है, जैसे हो गया कि फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक, या फिर एब्सोल्यूटिस्ट, उटोपियन विजन। तो इन सारी चीजों को एक बार थ्रू अंडरलाइन करके थोड़ा सा समझा देना, ठीक। ऐसे इंप्रेशन बहुत जमता है, ठीक। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप लोग को पॉइंट वाइज सारी चीजें प्रोवाइड करवाएं। ओके बच्चा, तो चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अपने सारे टॉपिक्स को। तो देखो जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे टाउन्स और सिटीज में। कौन था बच्चा? एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो लॉज, कोर्ट्स एंड द काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर चुके थे कि भाई हम लोग किसी भी, जो भी ब्रिटिशर्स ने सारी चीजों को सेटअप किया है उन सारी चीजों का हम लोग बहिष्कार करते हुए चलेंगे, ठीक, बायकॉट करते हुए चलेंगे। जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे, ठीक, या फिर अदर गुड्स थे जो कि फॉरेन से रिलेटेड थे, उन सारी चीज को एक बड़े से बॉन फायर में जला दिया गया। पीपल ने यूज करते थे किस चीज के क्लॉथ को? खादी क्लॉथ को। जब फॉरेन क्लॉथ हट गया तो लोग क्या सोचे कि अब हम लोग खादी क्लॉथ को पहनना स्टार्ट करेंगे। अब बात करें व्हेन वी टॉकिंग अबाउट खादी क्लॉथ, तो खादी जो क्लॉथ था बच्चा वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। क्योंकि क्यों एक्सपेंसिव था बच्चा पार्टी? वो इसलिए एक्सपेंसिव था जो खादी क्लॉथ था क्योंकि वो एक प्योर कॉटन से बना हुआ कपड़ा था, ठीक, एक प्योर फाइबर से बना हुआ कपड़ा था। दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। जितने भी बड़े पावरफुल, मतलब कि जितने भी अमीर रिच पीपल्स होंगे उस चीज को आराम से बाय कर लेंगे, बट
जितने भी पुअर पीपल होंगे जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो उन सारी चीजों को खरीद नहीं पाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहेंगे बच्चा वो रिजाइन कर दिए थे जॉब्स को। लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड, बंद कर दिए गए थे, धरना पे चल गए थे। ठीक, पिकेटेड मतलब होता है धरना देना। ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि देखो व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन एंड सिटीज, आखिरकार क्यों जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सारे टाउन्स में सिटीज में आखिर क्यों इतना स्लो डाउन होने लगा, उसकी वैल्यू इतनी डिक्रीज क्यों होने लगी। देखो फर्स्ट थिंग इज दैट कि लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट कर दिया था, फॉरेन आइटम्स को बायकॉट कर दिया था, एक बड़े से बॉन फायर में उसको जला दिया था। तो भाई पहनने के लिए तो कपड़ा चाहिए, तो खादी क्लॉथ उन लोगों ने पहनना स्टार्ट किया, वो करना स्टार्ट किया। जो यहाँ पे खादी क्लॉथ है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और मैंने रीजन भी लिखा है यहाँ पे बच्चा पार्टी, इसलिए कॉस्टली है क्योंकि वो प्योर कॉटन से बना हुआ है, प्योर फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, द पुअर वे आर नॉट एबल टू बाय देम, और जितने भी पुअर पीपल हैं वो उस चीज को बाय कर ही नहीं सकते हैं, वो चीज उस खादी क्लॉथ को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज the khadi clothes are very expensive or costly. That's why the poor people can't afford the khadi cloth. ठीक, पहली रीजन तो ये हो गई आप लोग के सामने। इंडियंस जितने भी थे वो लोग ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि लॉ वगैरह, कोर्ट्स वगैरह हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन सारी चीजों को जितने भी इंडियंस थे उन्होंने बायकॉट कर दिया था। ठीक, अब देखो बायकॉट जब कर दिया तो अब आपको काम करने के लिए कोई नई इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए ना इंडियंस को, बट वहां पे कोई न्यू इंस्टीट्यूशंस, न्यू अल्टरनेटिव आई ही नहीं। तो आखिर हार के लोगों को फिर से जितने भी टीचर्स चिल्ड्रन को उसी स्कूल में पढ़ाना पड़ा, उसी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा, उसी कोर्ट में लॉयर्स को जाना पड़ा। तो जब कोई अल्टरनेटिव ही नहीं रखोगे आप तो सारे लोग क्या करेंगे, आखिर हार के वहीं पे जाके पढ़ाएंगे, वहीं पे जाके पढ़ेंगे, वहीं पे जाके उसी कोर्ट में जाके लॉयर्स केसेस वगैरह लड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है बच्चा पार्टी, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अब देखो यहाँ पे बनता है कि आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो जो इफेक्ट पड़ता है नॉन कॉपरेशन किस चीज पे, इकोनॉमिक फ्रंट में, वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होता है। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें कि व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बच्चा जो इम्पैक्ट पड़ा, जो इफेक्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक था। ड्रामेटिक मतलब होता है प्रभावशाली था, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था। ठीक, तो ड्रामेटिक क्या बोल सकते हो, बहुत ही बड़ा था इम्पैक्ट उसका। फॉरेन गुड्स बायकॉट कर दिए गए थे, लिक्विड शॉप्स पे धरना दिए जा रहे थे, और फॉरेन क्लॉथ को एक बड़े से बॉनफायर में, एक ह्यूज बॉनफायर में बर्न कर दिया गया था, जला दिया गया था। ठीक, जो भी हम लोग इंपोर्ट करते थे फॉरेन के क्लॉथ का, उसका हार्फ बिटवीन 1920 से लेकर 1922 के बीच उसकी जो वैल्यू थी वो ड्रॉप कितने से हो गई, 102 से करोड़ से 57 करोड़ तक ड्रॉप हो गई। कब से कब तक, 1921 से लेकर 1922 तक। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल के अंदर उसकी वैल्यू ड्रॉप हो गई 102 करोड़ टू 57 करोड़। बहुत सारे प्लेसेस पे जितने भी मर्चेंट्स थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम अब फॉरेन गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही कोई फाइनेंस फॉरेन ट्रेड करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से फॉरेन क्लॉथ्स की, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ की जिस तरीके से वैल्यू ड्रॉप हो रही थी, उन सारी चीजों की वजह से जितने भी मर्चेंट्स, जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम लोग अब ट्रेड नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स का। ठीक, या फाइनेंस फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही बायकॉट का मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फैलने लगा हर जगह, तो पीपल ने स्टार्ट कर दिया डिस्कार्ड करना इंपोर्टेड क्लोथ्स को। वो सिर्फ और सिर्फ सोचते थे कि हम लोग वियर करें ओनली इंडियन वंस को, मतलब खादी क्लोथ जो इंडिया में बने हुए कपड़े रहे, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग वोर करें। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप, प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडियन मिल्स में और हैंडलूम्स में आ गए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वर द कॉज फॉर द पीजिंग्स मूवमेंट इन द कंट्री साइड विलेजेस। आखिर क्या कॉजेस था, क्या प्रभाव या कॉजेस समझ लो। ठीक है, पीजिंग्स मूवमेंट इन द कंट्री साइड विलेजेस में, वहां पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहां के क्या कॉजेस थे। ठीक,
क्यों आखिर व्हाट वर द कॉजेस फॉर द पीजिंग्स मूवमेंट इन द कंट्री साइड। तो जो अवध, इन अवध में जो पीजिंग्स मूवमेंट हुआ था उसने किस चीज को वो सॉरी इन अवध अ पीजिंग्स मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। जो भी पीजिंग मूवमेंट था बच्चा पार्टी, वो उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, बाबा रामचंद्र ने। ऑर्गेनाइज्ड मतलब मैंने लिख दिया है, लीड करना, लीडिंग रोल, लीडर कौन था, तो बाबा रामचंद्र। ठीक, ये किस चीज के, इट वॉज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, लैंडलॉर्ड और तालुकदार के अगेंस्ट था। इसमें क्या था मोटिव था इस मूवमेंट का कि भाई आप लोग जो रेंट लगाए हो उसको कम कर दो, ठीक, एबॉलिश कर दो बेगर को विद दियर वेयर देयर मेन डिमांड। यही सारी चीजें उनकी मेन डिमांड्स थी। ठीक, बहुत सारे प्लेसेस पे नई धोबी बांध को ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के थ्रू, क्या चीज डिप्राइव करने के लिए, लैंडलॉर्ड्स को सर्विस देने के लिए ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। जून में टाइम में देखा जाए 1920 में, तो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बिगिन किया गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। वो कहाँ गए, अवध में गए। कौन गए बच्चा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए बच्चा पार्टी, अवध में गए। टॉकिंग टू द विलेजर्स, किससे बात करने के लिए बच्चा पार्टी, विलेजर्स से बात करने के लिए, पीजिंग से बात करने के लिए और फार्मर्स से बात करने के लिए। और वो ट्राई कर रहे थे उनके ग्रीवियंसेस को, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने का। कौन बच्चा पार्टी ट्राई कर रहा था उनके प्रॉब्लम्स को, पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने का, समझने का, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवियंसेस को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे। बाय अक्टूबर जो औध किशन सभा को सेटअप किया गया, उसके हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, बाबा रामचंद्र जी थे और भी कुछ अदर लोग थे। ठीक, विद इन अ मंथ, कुछ मंथ के अंदर ही अंदर 300 ब्रांचेस औध किशन सभा के सेटअप कर दिए गए विलेजेस अराउंड द रीजन में। ठीक, उस विलेजेस के जितने भी अराउंड में रीजन थे वहां वहां औध किशन सभा को सेटअप कर दिया गया, 300 ब्रांच इसके खोल दिए गए। ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट देखो, बाबा रामचंद्र, ही लीड अ पीजेंट मूवमेंट। इन्होंने लीड किया पीजेंट मूवमेंट को इन अवध अगेंस्ट, तालुकदार्स के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। इनका डिमांड यही था कि भाई आप लोग रेंट में रिडक्शन कर दो, बेगर सिस्टम को एबॉलिश कर दो और बायकॉट कर दो लैंडलॉर्ड्स का। ठीक, इन अक्टूबर 1920 इन्होंने फॉर्म किया औध किशन सभा विद द हेल्प ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी। ठीक, ट्राइबल्स, ओके। तो इन द गुडीन हिल्स जो आंध्र प्रदेश के लोग थे, उन्होंने ट्राइबल्स स्टार्टेड अ मूवमेंट। ठीक, ट्राइबल्स लोगों ने, आदिवासी लोगों ने स्टार्ट किया मूवमेंट को, किसके लीडरशिप के अंदर, आलूरी सीताराम जी, राजू जी के लीडरशिप के अंदर इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। जितने भी ट्राइबल्स थे उनका यही था कि भाई आप हमारे ट्रेडिशनल राइट्स को वापस कर दो ओवर फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट पे ट्रेडिशनल राइट्स है वो हम लोग को वापस कर दो, उनका बस यही था। ठीक है, द मेथड्स फॉलोड बाय द ट्राइबल्स, जो भी मेथड्स फॉलो किए जाते थे ट्राइबल्स के द्वारा और पीजिंग्स के द्वारा, वेयर अगेंस्ट द गांधीयन मेथड। वो लोग सिर्फ नॉन वायलेंस, देखो गांधी जी का क्या था कि भाई आप सत्य हो, अगर आप सच्चे हो, ठीक, तो आपने अपने सच को रखो आगे। ठीक, आप उसको फाइट से मत जीतो, ठीक, वायलेंस को यूज ना करो। ठीक, आप सिर्फ और सिर्फ उसे अपने सच से जीतो, तुझ से जीतो। बट जितने भी ट्राइबल्स थे वो इस चीज के अगेंस्ट थे, गांधीयन मेथड के अगेंस्ट थे, वो नॉन वायलेंस के अगेंस्ट थे, वो फॉलो करते थे वायलेंट मेथड को, लड़ाई झगड़ा मारपीट, वो यही सारी चीजों को फॉलो करते थे। दे फॉलोड वायलेंट मेथड ऑफ स्ट्रगल। ठीक बच्चे पार्टी, आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इफ एनी डाउट मेरे से तुरंत कमेंट करके पूछना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है आलूरी सीताराम राजू जी के बारे में। तो इन्होंने लीड किया था मूवमेंट किसका, ट्राइबल पीपल का, आदिवासी पीपल का। किसका मूवमेंट लीड किया था बच्चा पार्टी, तो इन्होंने किसका मूवमेंट लीड किया था, आदिवासी लोगों का। ठीक, he lead a movement of the tribal people
कहाँ पे? गुडीम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुडीम हिल्स में इन्होंने लीड किया था मूवमेंट किसका? ट्राइबल पीपल का, आदिवासी पीपल का, ठीक है, आदिवासी लोगों का। मेनी पीपल कंसिडर हिम एज एन इनकरेशन, ठीक, बहुत सारे लोग इनको एज अ इनकैरनेशन मानते थे गॉड का। वो बिलीव करते थे कि दैट ही हैड मेनी स्पेशल पावर्स, जो आलूरी सीताराम राजू के अंदर कुछ बहुत ही अच्छा खासा स्पेशल टाइप ऑफ पावर है, ऐसा ट्राइबल्स क्या करते थे? कंसीडर करते थे, बिलीव्ड करते थे। ही सपोर्टेड गांधी जी, जो आलूरी सीताराम राजू थे वो सपोर्ट करते थे गांधी जी को और आस्क करते थे, पूछते थे हिज फॉलोअर्स टू वियर गांधी एंड स्टॉप खादी एंड स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक, ड्रिंक वगैरह करना बंद कर दो और सिर्फ खादी क्लोथ्स को वियर करो, पहनो। बट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक आर्म स्ट्रगल, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चा, ठीक है, आप कमेंट के थ्रू मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, मूवमेंट इन द प्लांटेशंस, प्लांटेशंस मतलब क्या होता है? जो आसाम में प्लांटेशन हुआ था सिस्टम, उस चीज पे है। तो वर्कर्स ने इन द प्लांटेशन ऑफ आसाम डिमांड किए थे किस चीज के राइट को? टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द स्टेट्स। हम लोग को किसी भी स्टेट में अपनी चीजों को लेके कि बिना किसी ड्यूटी के हम लोग इधर से उधर जा सके, अपने गुड्स को लेके, अपने कमोडिटीज को लेके। ये था जो भी वर्कर्स थे प्लांटेशन ऑफ आसाम के, उनका ये डिमांड था। वो अपोज करते थे इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट को, जो कि 1859 में आया था, विच टुक अवे द राइट टू फ्री मूवमेंट, जिन्होंने राइट टू फ्री मूवमेंट को वापस ले लिया था, इसी एक्ट के थ्रू वापस लिया था। When they heard about the नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जैसे ही इन लोगों ने, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम के, जैसे ही उन लोगों ने सुना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में, वो तुरंत भागे गए विलेज की तरफ। उन्होंने सोचा कि भाई गांधी राज चल रहा है और हमें हमारे राइट्स तो वापस मिल ही जाएंगे। was coming and everyone would be given land in their village. However, they were caught and brought back. अब भाई देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉल हो गया? तो जो गांधी जी थे उन्होंने विड्रॉ कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। किस मूवमेंट को बच्चा पार्टी? गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो बहुत सारे प्लेसेस पे वायलेंट रूप ले रहा था, जो कि गांधी जी के बातों के अगेंस्ट था। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ट्राइबल्स लोग क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा का ही तो साथ ले रहे थे। तो ये सारी चीजें गांधी जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत सारे प्लेसेस पे एक वायलेंट का रूप ले रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रही थी इस मूवमेंट के वजह से। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। इन फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उस चीज में बच्चा, वहां पे भी उत्तर प्रदेश में जो चौरी चौरा the movement became the violent in some places. In February 1922 इन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक, पीपल ने टर्न कर दिया वायलेंट और सेट कर दिया फायर पुलिस स्टेशन में। कम से कम 22 पुलिसमैन मारे गए इस इंसिडेंट में। गांधी जी उसी वायलेंस के अगेंस्ट थे, इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। ठीक, जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो गया अर्बन एरियाज में, उसकी जो डिक्रीमेंट होने लगी मूवमेंट। ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया अर्बन एरियाज में। ही थॉट दैट इट वाज नेसेसरी टू ट्रेन द पीपल इन द नॉन वायलेंस सत्याग्रह। तब गांधी जी ने सोचा कि अभी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मैं ट्रेन करूं नॉन वायलेंस सत्याग्रह के लिए। ओके बच्चा पार्टी, आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। किसी बच्चे को कोई डाउट है थ्रू कमेंट मेरे से पूछ लो। मैं बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ क्योंकि देखो एग्जाम बहुत पास है। ठीक, कोई भी डाउट ही नहीं, सिर्फ चैप्टर में डाउट है या किसी और चैप्टर में डाउट है पूछ लो, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस है तो मेरे से पुटअप करो। ठीक, तो चलो भाई हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? जैसे कि सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, मैंने लिख के रखा है इंपॉर्टेंस। ठीक, अब अगर एग्जाम में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो बच्चा पार्टी यही लिख के आना। ठीक, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इज द सेम थिंग। ओके,
उसे बोलते हैं ना एक ही चिड़िया के नाम है, तो बस ये एक ही चीज है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस दोनों ही एक ही चीज को कहेंगे। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे मास मूवमेंट बन चुका था। ये कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप से। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और जो खिलाफत मूवमेंट है वो साथ ही स्टार्ट हुआ था। सो दे प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसलिए वो जो हिंदू और मुस्लिम की एकता को प्रमोट करता है, ठीक। यूनिटी मतलब एकता, ठीक। पीसेंट्स थे, जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी ट्राइबल्स थे, जितने भी आदिवासी थे, वो इस मूवमेंट में के पार्ट थे ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये क्या है? एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है। सो इट पॉपुलराइज द गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, ठीक है। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, इसलिए ये गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह के नाम से भी पॉपुलराइज्ड है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है। ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्या है, कुछ एग्जाम्पल से प्रूव करना है कि जो टर्म स्वराज है वो अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है। तो बच्चा पार्टी, जो टर्म स्वराज है उसका मतलब होता है सेल्फ रूल करना या डोमिनियन स्टेटस फॉर द कांग्रेस पीपल। एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट करता है किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू, बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द अदर सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। टू पीसिंग्स इन अवध, स्वराज का मतलब है कि रिडक्शन करना टैक्स में। जितने भी अवध में जितने भी फार्मर्स हैं उनका यही मतलब है कि स्वराज का मतलब है कि भाई आप रिडक्शन में टैक्स कर दो, टैक्स में रिडक्शन कर दो, बेगर सिस्टम को एबॉलिश कर दो और फोर्स लेबर एंड सोशल बाइकॉटेड ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इन आसाम में जो भी उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? तो उनका मतलब है कि हम लोग को किसी भी स्टेट्स में आने जाने के लिए हम लोग को फ्री ड्यूटी दे दो भाई, ठीक। हम लोग फ्रीली आ जा सके, वेयर देयर वर इनक्लोज्ड एंड रिटेनिंग a link with the village from which they had come। अब ट्राइबल पीजिंग्स के लिए जो गुडीम हिल्स का, आंध्र प्रदेश के जो गुडीम हिल्स के ट्राइबल पीजिंग्स हैं, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? तो बच्चा उनके लिए है कि हम लोग को राइट दे दो एंटर फॉरेस्ट और कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को, ग्रेस कैटल एंड गिव अप फोर्स लेबर। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्वराज का मतलब है। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक। यहाँ पे क्या पूछा? एग्जांपल्स दो, प्रूव करो कि स्वराज का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्यों है और क्या मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। अब पीजिंग्स के लिए जो भी अवध में है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, आसाम वाले लोगों के लिए, ट्राइबल पीजेंट इन गुडीम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। इफ एनी डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है तुरंत पूछो विद द कमेंट, थ्रू द कमेंट, ठीक। जितनी सारी चीजें मैंने, तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक बच्चा पार्टी। तो जैसा कि हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया, तो नेक्स्ट जितने भी आगे के इसके टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।